हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने 9 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं। लास्ट हमने पढ़ा था वीएससी पीआर थ्योरी। तो जिन्होंने पुराने लेक्चर नहीं देखे जाकर प्लेलिस्ट में देखें, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यूनिट सेकंड हमारी चल रही है कोवैलेंट बॉन्ड वाली। बहुत सारे इसमें टॉपिक है, तो हम छोटे छोटे लेक्चर बना करके इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे कमेंट करते हैं, तो बेटा देखो ध्यान से अगर पढ़ोगे तो मैं दोनों मीडियम में बोलता हूँ, बस आपको ईयरफोन लगा के अच्छे से ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैं दोनों में समझाता हूँ। अब लिख तो मैं एक में ही सकता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो आप बने रहिए पूरे लेक्चर में। आज मैं कंप्लीट बात करूंगा किसकी, द्विध्रुव आघूर्ण की, डाइपोल मूवमेंट की, फॉर बीएससी एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपको अंत तक बस बने रहना होगा। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सहसंयोजक बंध की। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी बंध की, कोई भी बॉन्ड है उसकी ध्रुवीयता की माप है। पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय, कौन सा प्लस आएगा किस पर माइनस आएगा, तो उसकी माप होती है द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, मैं लिखा हुआ हूँ भैया कि किसी सहसंयोजक बंध की ध्रुवीयता की माप है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कम विद्युत ऋणी परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर होती है। कम विद्युत ऋणी का मतलब जैसे कोई ए है और बी है, तो विद्युत ऋणता क्या होती है, बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा होगी उस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। जैसे माना बी की ईएन ज्यादा है, तो ये तीर का निशान किस तरफ जाएगा, बी की तरफ जाएगा। जिस पर तीर का निशान जाएगा उस पर माइनस चार्ज आएगा, जिस पर से जाएगा उस पर प्लस चार्ज आएगा। तो इसको बोल रहे हैं इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, कम विद्युत ऋणी परमाणु का लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होती है। ठीक है, समझ गए। ऐसे ही होता क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, कोई परमाणु उस पर चार्ज और दो परमाणुओं के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे म्यू बराबर क्या होगा, क्या बोल रहे हैं हम, चार्ज जिसको हम आवेश कहते हैं हिंदी में, इनटू डिस्टेंस। दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी है और परमाणु पर जो आवेश है उसको क्या कहते हैं, चार्ज और डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। दो परमाणु मतलब जैसे ये है ए और बी, तो परमाणु पर जो आवेश और उनके बीच की जो दूरी है उसका गुणनफल क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। इसको दर्शाते हैं Q, इसको दर्शाते हैं D। तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, Q इंटू डी। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट को क्या कहते हैं, इकाई। किस में मापते हैं इसको, तो वो होती है डिवाई। क्या होती है, डिवाई होती है, डिवाई। एक डिवाई बराबर क्या होता है, पूरा पढ़ेंगे, एग्जाम्पल भी लेंगे, पर अपन को थ्योरेटिकल भी लिखना है क्योंकि हमारा बीएससी का पेपर है। तो एक डिवाई बराबर 1 गुणा 10 की घात 18 माइनस 18 ESU इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में सीजीएस पद्धति चलती है तो उसमें आवेश की यूनिट होती है ESU और डिस्टेंस की होती है सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए तो एक डिवाई बराबर क्या है, 1 गुणा, कभी कभार एक कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि एक डिवाई बराबर क्या होता है। ठीक है, तो 1 गुणा 10 की घात में 18 ESU इंटू सेंटीमीटर। डाइपोल मूवमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण के मापने की इकाई क्या है, डिवाई है। सूत्र क्या होता है, म्यू बराबर क्या है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ तक लिख देंगे आप, इसको लिखिए। इसका फॉर्मूला और होता है, जैसे किसी का डाइपोल मूवमेंट निकालना है, ओवरऑल कितना है, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। ये इसको निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, समझ गए। जैसे कोई दो बॉन्ड है, जैसे ये है, ये कोई सेंटर एटम है, यहाँ पर बीच वाला कोई केंद्रीय परमाणु, माना एक द्विध्रुव आघूर्ण तो ये आ रहा है μ1 और इस बंध का आ रहा है μ2 इस बॉन्ड का। तो ओवरऑल क्या निकलेगा, तो ओवरऑल निकालने का फॉर्मूला क्या है, इस बंध का माना μ1 है तो μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर, उनके बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे cos थीटा। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, फिर मैं एग्जाम्पल कराता हूँ आपके लिए एक एक करके। आपको ये बीएससी में ऐसे थ्योरेटिकल भी लिखना है, लिखो इसको। ठीक है, देखो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। तो जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उस पर तो प्लस चार्ज आता है,
जिसकी ज़्यादा होती है उस पर माइनस आता है। विद्युत ऋण का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छे से पढ़ना है तो इसी में प्लेलिस्ट में ही लेक्चर है, जा करके आप देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर वाली में, तो आपको मिल जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? Q इंटू डी। फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। देखो कैसे, सारा डायरेक्शन का खेला। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? कम विद्युत ऋणी परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की। क्या फॉर्मूला लिखा था हमने? म्यू बराबर अंडर रूट μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा। देखो किसी के लिए अगर द्विध्रुव आघूर्ण का मान कैसा है? 0 है, तो वो क्या कहलाएगा? वो पूरा अणु कैसा है? नॉन पोलर है, अध्रुवीय है। कैसा है? अध्रुवीय या नॉन पोलर। ठीक है, अगर किसी के लिए म्यू का मान कैसा नहीं है? 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो वो कैसा है? ध्रुवीय है, मतलब कैसा है? पोलर है। कैसा है? पोलर है। ठीक है, एक बात देखो, एक एग्जांपल देखो, जितने भी समनाभिकीय मॉलिक्यूल होते हैं, समनाभिकीय का मतलब जिनमें दोनों परमाणु समान हैं, उन सब के लिए म्यू कैसा होता है? 0 होता है। मतलब वो कैसे होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। समनाभिकीय का मतलब जैसे Cl2, जैसे Br2, जिनमें दोनों परमाणु समान हैं। समपरमाणविक भी बोल सकते हैं समनाभिकीय को। ठीक है, O2, ये सब मॉलिक्यूल कैसे होंगे? अध्रुवीय, और इनके लिए म्यू का मान कैसा होगा? 0 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक चीज और याद रखनी है, जितने भी सममित अणु होते हैं, बताऊंगा अभी सममित क्या होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, उन सब के लिए भी म्यू कैसा होता है? 0 होता है। वो भी अध्रुवीय होते हैं। ठीक है, क्योंकि जिनके लिए 0 होगा वो कैसे होंगे? अध्रुवीय। जिनके लिए नहीं होगा वो कैसे होंगे? अध्रुवीय। तो सभी समनाभिकीय कैसे होते हैं? अध्रुवीय। म्यू बराबर 0 होगा उनके लिए भी। और सममित अणु, सममित अणु का मतलब ऐसा अणु जिसमें जो केंद्रीय परमाणु है, जिसके चारों परमाणु जुड़ रहे हैं, उस पर कोई लोन पेयर नहीं है, और चारों तरफ जो परमाणु जुड़ रहे हैं वो भी समान है। जैसे CH4, CH4 के लिए कुछ निकालने की आवश्यकता ही नहीं। कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं होता, 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं बाह्यतम कोश में, 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो चतुष्फलकी मॉलिक्यूल है, sp3 संकरण होता है, तो इसके लिए म्यू कैसा आएगा? 0। सममित अणु का मतलब चारों तरफ जुड़ने वाले परमाणु कैसे हैं? समान। और केंद्रीय परमाणु कैसे पहचानेंगे? इससे पहले लेक्चरों में भी बताया हुआ है, जिस पर कोई लोन पेयर नहीं, मतलब केंद्रीय परमाणु वो जिसकी संख्या कम है। जैसे CH4 में कौन है केंद्रीय या सेंट्रल एटम? कार्बन, तो इसके लिए कैसा आएगा? 0। जैसे PCl5, केंद्रीय परमाणु कौन है? सेंट्रल एटम फास्फोरस। चारों तरफ जुड़ने वाले Cl कैसे हैं? समान है। ठीक है, इस पर sp3d संकरण होता है, वैसे PVP स्ट्रक्चर होती है, इसकी TVP स्ट्रक्चर होती है, त्रिकोणीय द्विपरमाणु। इसके लिए भी म्यू कैसा होगा? 0। तो जितने भी सममित अणु, उन सब के लिए क्या द्विध्रुव आघूर्ण का मान कैसा होगा? 0, और वो कैसे होंगे? अध्रुवीय। कैसे पहचानेंगे सममित अणु? आई समझ में? केंद्रीय परमाणु को लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर का मतलब ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जो बंद नहीं बना रहा हो। जैसे फास्फोरस पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ने बंद बना रखा, और 5 Cl कैसे हैं? समान, तो सममित अणु है। तो ये इसके लिए म्यू कैसा होगा? 0 होगा। समझ गए? एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CO2 की संरचना हम जानते हैं रेखीय होती है, sp संकरण होता है। इस पे नहीं पता तो अब बता रहा हूँ, संकरण को अच्छे से पढ़ना है, तो बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं। ठीक है, CO2 की रेखीय ज्यामिति होती है, क्योंकि sp संकरण होता है कार्बन पे। मुझे पता है किसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की। किससे? कार्बन से। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? इससे इस तरफ, कम विद्युत ऋणी परमाणु से अधिक। इसमें भी ऑक्सीजन की ज़्यादा है कार्बन से, तो इसकी दिशा कैसी होगी? कम से ज़्यादा की। तो एकदम विपरीत डायरेक्शन है, तो माना इसका क्या है? μ1 है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि प्रत्येक बॉन्ड का होता है। तो विपरीत दिशा है तो आपस में कैसे हो जाएंगे? कैंसिल। तो म्यू बराबर क्या आएगा? 0। यही कारण है कि CO2 अणु कैसा होता है? अध्रुवीय होता है। CO2 अणु कैसा होता है? अध्रुवीय, क्योंकि म्यू बराबर क्या होता है इसका?
0 होता है। इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, जो हमारा फॉर्मूला दे रखा है ऊपर, इससे करो, इसका म्यू निकाल के। वैसे तो डायरेक्शन अगर विपरीत डायरेक्शन होती है तो उसका 0 आ जाता है, लेकिन अपन निकाल के भी देख लेते हैं। पहला क्या है μ1, तो μ1 का स्क्वायर प्लस दूसरा μ2 मान लिया है क्योंकि 2 बॉन्ड है, μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2। अब ये भी म्यू है क्योंकि ये भी बॉन्ड सेम है, ये भी बॉन्ड सेम है, तो μ1 क्या हो जाएगा, म्यू ही है, ये भी म्यू ही है, अरे सेम ही तो है, ये सेम बॉन्ड है तो μ1 μ2 जरूरत ही नहीं है। 2 म्यू 2 म्यू है ना, 2 μ1 μ2, तो ये क्या लिख सकता हूँ इसको, μ2 स्क्वायर म्यू स्क्वायर कॉस थीटा, कितना एंगल 180 डिग्री का एंगल है, विपरीत डायरेक्शन है, कॉस 180। देखो μ1 म्यू स्क्वायर क्योंकि μ1 μ2 दोनों सेम ही, दोनों बॉन्ड सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2 म्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी μ1 μ2 भी म्यू ही थे ना, दोनों म्यू है तो ये भी μ1 μ2 तो 2 म्यू स्क्वायर। कॉस 180 की वैल्यू नहीं पता तो बता देता हूँ, -1 होती है, ये 2 म्यू स्क्वायर, माइनस का गुणा प्लस से होगा तो -2 म्यू स्क्वायर, अरे माइनस हो जाएगा ना, केवल माइनस बने तो 2 म्यू स्क्वायर से 2 म्यू स्क्वायर कट जाएगी क्योंकि माइनस है, तो क्या आ जाएगा 0, वैसे ही आ गया था ना हमारा 0। ऐसे करते हैं, डायरेक्शन देख के भी बता सकते हैं और आप निकाल भी सकते हैं ऐसे करके इस फॉर्मूले से, ठीक है। निकालेंगे कैसे वो मैंने आपको बता दिया है। इसको लिखो, फिर मैं 1-2 एग्जाम्पल और कराता हूँ, वो भी लिख के आना है, ठीक है। और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन और आपको सिखाने के लिए और करता हूँ मैं, आप इसको लिखो, ठीक है। और देखो एग्जाम्पल कराता हूँ मैं आप लोगों के लिए, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, आप वीडियो को रोक के फिर लिख लिया करो, तो आपको सीखना भी है साथ में ही, क्योंकि अजय अकेडमी केवल आपको ये नहीं कि केवल बीएससी के लिए आपको सिखा भी रही है चीज़ें कैसे होती हैं। ये चीज़ें बहुत ऐसी लगती हैं आसान, पर आती नहीं है, फिर इसीलिए अच्छे से समझना है। और जो एक क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, मैं वही एग्जाम्पल भी वही कराता हूँ। जैसे देखो ये है, मेरे पास BF3 है, BF3 के लिए म्यू बताना है क्या होगा, कुछ नहीं करना, बोरॉन, इस पर sp2 संकरण होता है तो संकरण अच्छे से आना चाहिए। और sp2 संकरण की ज्यामिति कैसी होती है, त्रिभुजीय समतल ऐसी, ठीक है। तो देखो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, ज़्यादा क्या सबसे ज़्यादा, तो डायरेक्शन फ्लोरीन की ओर होगी। इसका मान लिया म्यू है क्योंकि तीनों बॉन्ड सेम ही है, इसमें इस तरफ होगी, इसमें इस तरफ होगी, फ्लोरीन की तरफ। अब ये दोनों हैं, इनके बीच का रिजल्टेंट इन दोनों का, चाहे इन दोनों का या इन दोनों का, इनके बीच में ही आएगा, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में, परिणामी निकालते हैं ना, वेक्टर में पढ़ते हैं, जरूरत नहीं है। अब तो ये दोनों देखना, अगर निकाल के भी देखेंगे तो वो यहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी म्यू था, ये भी म्यू था, तो इसका बीच का कहाँ आएगा, ये। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों के बीच का तो ये आ गया ना परिणामी, इसकी और इसकी डायरेक्शन एकदम विपरीत है ना, तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। वैसे भी देखो ये सममित अणु है, सममित का मतलब बोरोन पर कोई लोन पेयर नहीं हो, तीनों जुड़ने वाले परमाणु कैसे हैं, समान है, तो सभी सममित अणुओं का म्यू क्या होता है, 0 ही तो होता है। कोई दिक्कत ही नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, सीधा कर देना डायरेक्ट ही, ठीक है। तो इसका 0 आ जाएगा, तो कैसा अध्रुवीय अणु है ये, कोई पोलर अणु नहीं है। और देखो जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता 3 आपके लिए, यहाँ जोड़ रहा था Cl Cl। एक बात याद रखो कि म्यू जो होता है ना, वो थीटा के विपरीत होता है। किसी में जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उसका द्विध्रुवाणु उतना ही कम होगा, बस इतना याद रखना, बस ये डिब्बा याद रखो। थीटा का मतलब कोण, जैसे ये हैं तो इनके बीच में कोण, जिसमें 3 एग्जाम्पल बना था। इसको तो Cl, एक को लगा दिया यहाँ मेटा, ये स्थिति तो होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा, और ये नीचे वाली होती है पैरा। ठीक है, इन तीनों में बताना है किसका ज़्यादा होगा, बस ये बताना है। देखो इसको बिल्कुल सेंटर तक ले आओ, इसकी डायरेक्शन Cl की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है कार्बन से, यहाँ पे भी कार्बन है तो ये ऐसे होगी, तो यहाँ थीटा ये होगा, इन दोनों के बीच में ये वाला, यहाँ इस Cl की तरफ होगी और यहाँ इस Cl की तरफ होगी,
यहाँ दिशा इस तरफ होगी और यहाँ दिशा इस तरफ होगी उल्टी। तो सबसे ज़्यादा एंगल कहाँ होगा इस वाले में? अगर हम थीटा की बात करें सबसे ज़्यादा इनमें तो होगा 180 डिग्री होगा, यहाँ लगभग 120 डिग्री होगा और यहाँ लगभग 120 का आधा लगभग 60 डिग्री 45 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? डायरेक्शन देखनी, क्योंकि दोनों सीएल खींचने वाले समूह, दोनों सीएलों की विद्युत ऋणताएं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्शन पार करके तो दोनों सीएल की तरफ ही, तो इन दोनों के बीच में एंगल तो सबसे ज़्यादा वहाँ होगा। तो म्यू सबसे कम कहाँ आएगा? सबसे कम म्यू सी का आएगा जिसका थीटा ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा म्यू इसका आएगा, इसका। जब 1-2 नंबर पर जुड़ रहे होंगे ना सीएल, और इसका जो एकदम अब विपरीत है, उनमें कैसा आएगा? सबसे कम आएगा। ठीक है, क्योंकि थीटा उसमें क्या है? सबसे ज़्यादा है। दोनों सीएल का प्रभाव देखना है, दोनों ही खींच रहे हैं क्या? दोनों ही खींच रहे हैं, क्योंकि दोनों की सीएल की विद्युत ऋणता कार्बन से कैसी होती है? ज़्यादा। दोनों जुड़ने वाले समूह कैसे हैं? सीएल हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन कराता हूँ। BF3 देख लिया आपने? ठीक, देखो जैसे आपसे पूछा जाता XCF4 जीनोन टेट्राफ्लोराइड कैसा है? ध्रुवीय है, अध्रुवीय है? तो मैं तो जानता हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि इसका म्यू 0 है, ये अध्रुवीय है, नॉन पोलर है। आपको कैसे पता लगेगा? सबसे पहले जीनोन पर संकरण आपको आना चाहिए। तो जीनोन पर संकरण होता है sp3d2। ठीक है, sp3d2। 4 तो फ्लोरीन जुड़ रहे हैं और जीनोन 8 रोटी खाता है, तो 4 बिंदी और आएंगी, क्योंकि 4 तो फ्लोरीन ने ले ली। 4 बिंदी का मतलब 2 लोन पेयर, 2 बिंदियों का 1 लोन पेयर होता है। हम संकरण में हमने पढ़ा भी है, नहीं पढ़ा तो जा करके संकरण देखें। ठीक है, ये तो देखो लोन पेयर विपरीत डायरेक्शन में, क्योंकि लोन पेयर की तरफ दिशा जो होती है वो केंद्रीय परमाणु से लोन पेयर की ओर होती है, तो ये ऐसे ही होगी। तो इसका जो म्यू आएगा, इसका जो म्यू आएगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अगर बिल्कुल विपरीत है, 180 डिग्री है, तो 180 पर म्यू कितना आता है? 0। हमने CO2 में देख लिया था, तो बस दिमाग में रखना है। यहाँ फ्लोरीन है तो इस तरफ होगी डायरेक्शन, इस तरफ फ्लोरीन तो इस तरफ होगी, तो जस्ट विपरीत है। तो इसका जो म्यू आएगा और इसका जो म्यू आएगा वो भी आपस में कैंसिल आउट। इस तरफ भी फ्लोरीन है तो इस तरफ दिशा होगी, इस तरफ भी फ्लोरीन है तो इस तरफ भी दिशा होगी। तो इसका जो म्यू आएगा, इसका जो म्यू आएगा वो भी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। समझ गए? तो XCF4 कैसा होता है? अध्रुवीय होता है। इसका म्यू क्या होता है? 0 होता है। दिमाग में रखना है सीधा से। समझ गए मेरी बात को? ठीक, एक एग्जाम्पल और बताता हूं। जैसे क्वेश्चन आता है कि NH3 जो है उसका द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से ज्यादा होता है, डाइपोल मूवमेंट म्यू। क्यों होता है ऐसा? तो देखो क्यों होता है। NH3 दोनों पे समान संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है इस पर। sp3 उसकी पिरामिड नुमा ज्यामिति होती है, तो तीनों तो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, एक लोन पेयर। इसमें भी H की जगह केवल F है, F ऊपर कौन जुड़ा हुआ है? लोन पेयर। क्वेश्चन आता है कि NH3 का डाइपोल मूवमेंट NF3 से ज़्यादा है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहाँ तो देखो कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। किसी NH सारी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, तो दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कम विद्युत ऋणी से अधिक। और लोन पेयर के रेस्पेक्ट में डाइपोल मूवमेंट या म्यू या द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा केंद्रीय परमाणु से लोन पेयर की ओर होती है, तो लगभग डायरेक्शन एक जैसी है। ठीक है, तो एंगल लगभग 0 डिग्री के आसपास होगा इसमें। और एंगल हमको पता है कि म्यू व्युत्क्रमानुपाती 1/θ, जितना ज़्यादा थीटा उतना द्विध्रुव आघूर्ण कम। इसमें कौन जुड़ रहा है? फ्लोरीन। तीनों फ्लोरीन ही है, तो नाइट्रोजन की से ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता नहीं पता तो बता रहा हूँ मैं, तो फ्लोरीन की तरफ दिशा होगी। लोन पेयर के रेस्पेक्ट में लोन पेयर की तरफ होगी, केंद्रीय परमाणु से लोन पेयर की ओर होती है। इसमें दिशा बिल्कुल उल्टी है, तो जो थीटा है एंगल है वो कैसा है? इसमें तो है ज़्यादा, इसमें थीटा कैसा है? कम है। थीटा अगर कम है
तो हम जानते हैं द्विध्रुवागुण और थीटा एंगल या कोण एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो किसका द्विध्रुवागुण ज़्यादा होगा, जिसका थीटा कैसा होगा, कम होगा। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि NH3 का डाइपोल मूवमेंट NF3 से ज़्यादा है, रीजन दीजिए। तो आप क्या कारण बताएंगे। हम जानते हैं कि NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो द्विध्रुवागुण की दिशा हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर है और नाइट्रोजन से लोन पेयर की ओर है, तो दिशा लगभग एक समान है। NF3 में देखा गया कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो द्विध्रुवागुण की दिशा नाइट्रोजन से फ्लोरीन की ओर होगी और केंद्रीय परमाणु से लोन पेयर की ओर होगी, तो दिशा एक दूसरे की क्या हो जाएगी, उल्टी। तो कोण का मान कैसा आएगा, ज़्यादा। और हम जानते हैं कि बंद कोण का मान बढ़ने पर द्विध्रुवागुण का मान घटता है, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं लगभग, जैसे ये म्यू है और ये म्यू है, और विपरीत दिशा है तो कैंसिल करेंगे। यहाँ समान दिशा है तो म्यू, जैसे इसका म्यू है और इसका म्यू आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। समझ गए। इसलिए इसका द्विध्रुवागुण कैसा आता है, ज़्यादा, और NF3 का कैसा आता है, कम आता है। ठीक है, तो आप रीजन इसको दे देंगे अच्छे से, आप इसको लिख लो। ठीक है, ऐसी भाषा लिखनी है, बिल्कुल वीडियो को रोक करके अपने मन से भाषा लिखनी है आपको। लिख लिया। देखो नौकरियों में पूछा जाता है, एक एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं आप, जो हम आगे चल के BEd करके जो एग्ज़ाम देंगे टीचर्स का, वहाँ क्वेश्चन आम होता है, तो उसको भी देख लो। डाइपोल मूवमेंट आपको इसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अगर आपने ये समझ लिया तो आगे तक आपको जरूरत नहीं, अगर आपने अजय अकेडमी से पढ़ा हुआ है तो। देखो इसको याद ही रख लेना आप, CH3Cl CH3F CH3Br और CH3I, ये एल्किल हैलोजन है सारे, मेथिल हैलोजन है, मेथिल हैलाइड। ये डाइपोल मूवमेंट की वो है, ऑर्डर है द्विध्रुवागुण का। लगता तो है कि CH3F का ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को तो प्लस माइनस ज़्यादा आएंगे। लेकिन इसमें क्या है, दूरी भी इफेक्ट करती है चार्ज के साथ साथ, तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा CH3Cl का होता है। ठीक है, ये मेथिल हैलोजन में मेथिल क्लोराइड, मेथिल फ्लोराइड, और सबसे कम होता है CH3I का। इन दोनों में ही कन्फ्यूजन होती है, तो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप आगे चल के पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर के, या जिन्होंने नीट वगैरह की तैयारी की, उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन आम है, आता ही है। तो CH3Cl का ज़्यादा होता है और CH3F का कम, और Br और I, ये आप याद रखेंगे। किसका क्रम है, द्विध्रुवागुण का। एक एग्जाम्पल और देखो, इसी से याद रखेंगे। जैसे यहाँ लग रहा होता Cl, यहाँ लग रहा होता F। इन दोनों में क्या है, आवेश के साथ साथ दूरी भी माने रखती है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, म्यू बराबर Q इंटू डी। तो आवेश भी होना चाहिए, विद्युत ऋणता भी ज़्यादा होनी चाहिए, और डिस्टेंस भी। अपोलो सर इनमें तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसका तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा। लेकिन आवेश बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आई की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बहुत कम हो जाती है, तो फिर वो प्रभावी नहीं होता। दोनों चीज़ प्रभावी होनी चाहिए, इसीलिए Cl का ज़्यादा होता है F से, बस, औरों का कम होता है। ऐसे इसमें भी किसका ज़्यादा होगा, Cl वाले का। ठीक है, क्या, द्विध्रुवागुण डाइपोल मूवमेंट, याद रखेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, जैसे HCF2 है, जीनोन डाइफ्लोराइड, कैसा होगा, ध्रुवीय है या ध्रुवीय, सोच के बताओ। वीडियो को पॉज करके सोच लिया करो, मैं बता देता हूँ। जीनोन डाइफ्लोराइड में sp3d संकरण होता है। कैसे होता है, इसमें दो तो सिग्मा बॉन्ड है, दिख रहे हैं, क्योंकि 2 फ्लोरीन और 3 लोन पेयर होते हैं, क्योंकि 8 बिंदियाँ आती हैं इस पर, 8 रोटी खाता है जीनोन, ऐसे करके 2 तो फ्लोरीन जुड़ जाते हैं, और 6 बिंदियों के 3 लोन पेयर, तो 3 और 2 5, तो 5 ही होते हैं sp3d में, 3 p 1 d और 1 s। संकरण अच्छे से पढ़ना है, तो संकरण वाले बहुत सारे लेक्चर हैं, अब यहाँ पूरा संकरण तो नहीं बता सकता मैं। sp3d की ज्यामिति होती है TBP, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। समान बॉन्डों पे तो कौन लग जाते हैं, दोनों फ्लोरीन, और इन पर लग जाते हैं लोन पेयर 3, जो ये वाले बॉन्ड होते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है जीनोन से, तो ये अपनी ओर खींचेगा, इसका जो म्यू आएगा, ये फ्लोरीन अपनी ओर खींचेगा, इसका जो म्यू आएगा। बिल्कुल विपरीत दिशा 180 डिग्री, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा, तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कैसा अणु है, अध्रुवीय है, नॉन पोलर है।
क्योंकि जिनका भी म्यू 0 होता है तो ध्रुवागुण वो सारे कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो XCF2 भी कैसा है, नॉन पोलर है, समझ गए। तो आपको ऐसे याद रखना है, मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो पूरा डाइपोल मूवमेंट आप इतना लिखे आएंगे, 2-4 एग्जाम्पल, एक वो NH3 NF3 वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लेंगे शायद MOT थ्योरी, अणुकक्षक सिद्धांत, उसको अपन कंप्लीट बात करेंगे। वो 2-3 लेक्चरों में पूरा होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। तो यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत कुछ है यहाँ पे और बहुत कुछ आने वाला है, आपको मिलता ही रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।